दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कमल कृष्ण है और मैं जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में उप महाप्रबंधक विकास के पद पर कार्यरत। आज मैं आपको राज्य सरकार की जो जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक है उसमें जो एक मुश्त समाधान योजना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। माननीय सहकारिता मंत्री श्री धन सिंह रावत जी और सहकारिता विभाग ने मिल करके स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम की जो अवधि रहेगी वो 20 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक जो लोग भी जो ऋणी जो कर्जदाता बैंकों के हैं, सहकारी बैंकों के, चाहे वो राज्य सहकारी बैंक हो चाहे वो जिला सहकारी बैंक हो, जितने भी उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक हैं, इन बैंकों में ये स्कीम आई है। और इस स्कीम के तहत वो लोग जो अपना कर्जा कई सालों से चुका नहीं पा रहे थे और उनकी वास्तविक स्थिति ऐसी है कि वो अपना कर्जा नहीं चुका सकते, उनके लिए स्कीम आई है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है, जो ऋणी लोग धन लेते हैं और बैंकों को समय से वापस नहीं कर पाते और एनपीए की श्रेणी में आ जाता है और वो पैसा हम दोबारा बैंक वाले किसी भी ऋणी को दे नहीं पाते, जिससे आर्थिक ग्रोथ रुकती है। उसके साथ साथ जो वास्तविक परेशानी में है, किसी ऋणी की मृत्यु हो चुकी है या उसका कारोबार ठप हो चुका है या उसके द्वारा जो सिक्योरिटी दी गई थी वो सिक्योरिटी की वैल्यू अब उतनी नहीं रह गई है, तो इन सभी तरह के लोन्स को जो ऋण खाते एनपीए में तब्दील हो गए हैं और ये एनपीए ऋण खाते वो ऋण खाते माने जाएंगे जो 31 मार्च 2019 को एनपीए थे और लगातार आज तक एनपीए की कैटेगरी में नामित चल रहे हैं। उन्हीं खातों में ये स्कीम जो है इसकी सुविधा दी गई है और ये स्कीम की जो सुविधा है, अगर आप इसको 25 मार्च तक इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तभी ये सुविधा उनको दी जाएगी। चलिए जानते हैं पूरे सर्कुलर के बारे में। उस पूरे सर्कुलर में क्या क्या कहा गया है, ये आम जनता के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो जाए कि वो इसके पात्र हैं या नहीं है। बैंकों को तो सबको इनकी जानकारी होनी ही चाहिए। इसी तरह की जो गत वर्ष की स्कीम थी, उस स्कीम पर भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया था जिसका आई बटन में लिंक दिया जा रहा है। उस वीडियो को भी आप देख करके, दोनों वीडियो को देख करके कंपेयर कर सकते हैं और अपनी जानकारी, आपको बिल्कुल क्लियर कट जानकारी एक एक बिंदु पर मैं देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो साथियों चलते हैं इस स्कीम के बारे में और डिटेल जो सर्कुलर के अकॉर्डिंग बातें हैं, और मैं 3 गणनाएं करके दिखाऊंगा। उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कोई भी केस होने पर उसमें कितनी कितनी छूट प्रदान की गई है। देखिए, ये कुछ बातें अगर मैं बात करूं तो जैसे लोन माफी की जो योजना है ये हमारी 20 फरवरी से स्टार्ट होकर और 25 मार्च 2023 तक चलेगी। और इसमें अगर आपने 25 मार्च 2023 तक ऋणियों से पैसा नहीं जमा कराया तो वो इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही कम समय है, इसको बहुत प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। अगर ये प्रचारित प्रसारित बहुत ज़्यादा होगी तभी इस योजना का वास्तविक जो उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति हम कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब सर्कुलर की ओर। तो साथियों, ये जो सर्कुलर आया है हमारा 17 फरवरी को ये सर्कुलर आया है। तो दोस्तों इसमें जो है राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना में जितने भी व्यक्तिगत ऋणी होते हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, संयुक्त परिवार हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, इन सबको शामिल किया गया है। और इसमें संस्थाओं के बात अगर बात करी जाए तो केवल सहकारी संस्थाएं ही इसमें शामिल की गई है। कंपनी की बात करें तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही इसमें शामिल किया है। बहुत बड़ी कंपनियों को, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कोई मामला अगर गबन का है, दुरुपयोग का मामला है, तो उसमें जो है कार्रवाई की गई है और मामला पंजीकृत हो गया है या विचाराधीन है तो उसको भी यहाँ पर हम नहीं कंसीडर करेंगे। उसके लिए क्या है कि ऐसे कोई भी मामले जो कहीं किसी कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक वो वहां से अपने मामले को विड्रॉ नहीं कर लेता तब तक हम उस मामले में उसके बारे में उसको इस योजना का लाभ नहीं देंगे। और ऐसे कोई लोन जिनको जो है किसी कोर्ट ने हमको ये मना किया हुआ इसकी रिकवरी नहीं करनी, तो उसको जब तक न्यायालय से वाद वापस नहीं लेगा तब तक हम उसको अपने इसमें ओटीएस स्कीम में शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस डिटेल की ओर जिसमें हम लोग समझेंगे कि किन 3 केसेस में ये इसकी जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो किस तरह से होगी। और इसके अलावा भी अगर कोई केस बनता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसकी मैं एक एक्सेल सीट बना रहा हूं जिसमें आप फिगर डालेंगे, आपके आंसर्स निकल जाएंगे और आप उसको क्रॉस चेक कर पाएंगे। डिटेल सीट बनाई जा रही है, उसके लिए आप अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उसमें मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पहली कंडीशन तो ये है कि कोई भी लोन जो
1 करोड़ रुपए तक हैं उन्हीं पर यह योजना लागू होगी, पहली बात। दूसरी बात, बकायेदार व्यक्तिगत या व्यावसायिक हो सकते हैं। संस्थागत के मामले में केवल सहकारी संस्थाओं को इसमें जगह दी गई है। तो चलिए चलते हैं अब उन कंडीशंस के बारे में जो बहुत जरूरी जाननी है। पहली बात, वो खाता 31/3/2019 से लगातार एनपीए चल रहा हो। अगर कोई खाता 31/3/2019 से लगातार एनपीए चल रहा है तो निश्चित रूप से वो डाउटफुल में तो आ ही जाएगा, और अगर उससे पहले से एनपीए चल रहा है तो वो लॉस एसेट में भी आ सकता है। अब जान लेते हैं कि कोई खाता एनपीए होने के बाद कब डाउटफुल में आता है। देखिए, जो सब स्टैंडर्ड खाता है वो 3 वर्ष तक रहेगा आपका एनपीए में आने के बाद। हालांकि ये जो नेशनलाइज बैंक होते हैं इनके लिए केंद्र सरकार ने, इनके लिए आरबीआई ने, इनके लिए नाबार्ड ने, इनके लिए जो टाइम दिया हुआ है वो केवल 1 साल का दिया हुआ है। सहकारी बैंकों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि वो 3 वर्ष तक एनपीए सब स्टैंडर्ड में अपना खाता रख सकते हैं। उसके बाद चौथा साल जो आएगा, 4th ईयर, वो 4th ईयर में वो डाउटफुल 1 कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए इस स्कीम में 31/3/2019 की डेट रखी गई है। इसका मतलब 4th ईयर, इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है, वो डाउटफुल 1 कैटेगरी में आ गया है। तो इसके लिए जो 31/3/2019 की बात रखी गई है, इसीलिए रखी गई है। और अगर कोई 31/3/2018 का खाता है तो वो निश्चित रूप से डाउटफुल कैटेगरी 2 में आ जाएगा, और अगर कोई 2016 का खाता है तो निश्चित रूप से डाउटफुल कैटेगरी 3 यानी कि 3 वर्ष से ज्यादा वाले उसमें आ जाएगा। अब इसके बाद बैंकों को पर निर्भर करता है कि वो अपने खाते को कब लॉस एसेट में ले जाएं। आमतौर पर लॉस एसेट में ले जाने के लिए उसके अंदर जो उपलब्ध सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी की जो वैल्यू बहुत कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसी कंडीशन में इस बात को लॉस में ले जाते हैं। तो कई बैंकों ने लॉस के प्रोविजन किए हुए हैं, कई बैंकों ने लॉस के प्रोविजन नहीं किए। तो अधिकतर केस आपके बैंक में निकलेंगे जो कि डाउटफुल के निकलेंगे। और एक ऐसी कैटेगरी जिसमें 31/3/22 को अगर खाता एनपीए है और वो जो ऋणी है वो मृतक हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, अगर ऐसा है तो किसी भी श्रेणी का एनपीए खाता इस स्कीम में आ जाएगा। अब देखिए स्क्रीन पर मैंने इसमें एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया हुआ है और उसमें 3 केसेस बना रखे हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हम लोग सब लोग इस बात को समझ जाएंगे, और फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि ऋण स्वीकृत राशि। कोई खाता है जिसमें हमने 6 लाख का ऋण दिया हुआ है, एनपीए की तिथि दी हुई है 31/3/2018 यानी योग्य खाता है, और वो 31/3/19 को सब स्टैंडर्ड था और आज वो आ चुका है डाउटफुल कैटेगरी 2 में। तो ये बातें, जैसे ये वाली बात है, ये है। दूसरी बात, एनपीए की तिथि जो है लगातार 2019 से सब स्टैंडर्ड यानी एनपीए चल रहा है, तो दोनों कंडीशन है। अमाउंट भी जो है 1 करोड़ से कम है, तो ये खाता हमारा जो है ओटीएस स्कीम में आ सकता है। अब ये हमें देखना है कि ये खाता ये मृतक वाले से आएगा, लॉस वाले से आएगा या डाउटफुल से आएगा। तो हो सकता है कि ये मृतक वाले से आ जाए। तो अगर मृतक वाले में आएगा तो मृतक वाले में रूल मैं आपको दिखा देता हूं। मृतक वाले में केवल मूलधन आप उससे लेंगे और ब्याज की पूरी माफी दी गई है, क्योंकि ऐसे मामलों में ऋणियों के जमानतीदार से आप उसका पैसा उपलब्ध नहीं करा पा रहे, नहीं रिकवरी कर पाए हैं, तो इसलिए उनके लिए विशेष छूट दी गई है और इसके लिए एनपीए की तिथि 31/3/2022 की भी मानी जाएगी। तो मृतक वाले खाते में आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने जो माफी वाला जो कॉलम हमने बनाया हुआ है, हमने यहाँ लिखा हुआ माफ। इसका मतलब ये जो लगा हुआ ब्याज था 60,000 रुपए उसके खाते में, वो भी माफ हो गया। जो लगने वाला ब्याज था जिसको अभी हमने एक्रूड करा था, अप्लाई नहीं किया था, वो भी माफ हो गया। इसका मतलब जो उसको कुल माफी मिल रही है वो मिल रही है 1,40,000 रुपए की कुल माफी उसको मिल रही है। अब ये 1,40,000 कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उसके खाते में बकाया राशि 4,50,000 है, यानी उसने कुछ पेमेंट किया हुआ। अब पेमेंट कितना किया है बहुत साफ साफ देखिए आप, कि जो उसने 6 लाख का लोन लिया था, 6 लाख के लोन में से उसने आपको 1.5 लाख रुपए तो दे दिए आपके मूलधन के, और 60,000 वो दे चुका है आपके ब्याज के, यानी 2,10,000 का पेमेंट वो कर चुका है। तो इसीलिए देय राशि की गणना में हमें उससे केवल मूलधन लेना है। तो मूलधन 6 लाख रुपए का था, 2,10,000 यानी कि वो मूलधन 1.5 लाख रुपए और ब्याज के 60,000 रुपए आपको दे चुका है।
तो वो 2,60,000 हमारे माने जाएंगे कि वो आ चुके हैं मूलधन के अगेंस्ट। तो अब हमारा बचता है 3,90,000। अगर वो 3,90,000 एक मुश्त जमा कर देता है तो उसको हम ये सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन 25 मार्च, अगर उसकी तिथि बढ़ती है तो अलग बात है, 25 मार्च तक उसको ये पूरा पैसा जमा करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मृतक वाला केस तो आप आसानी से समझ गए होंगे। बस मुख्य बात यह है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा अगर मूलधन के बराबर आ गया है तो आप खाता बंद कर देंगे, मूलधन से ज्यादा भी आ गया तो भी बंद करेंगे, लेकिन उससे आप पैसा नहीं लेंगे ब्याज के नाम पर। अब बात करते हैं दोस्तों लॉस, यानी कि जो हानि कैटेगरी में जो खाते आ जाते हैं उनकी बात करते हैं। हानि कैटेगरी में इसको जो भी एनपीए की तिथि के बाद ब्याज लगा है उसकी माफी की बात करी गई है इसमें। एनपीए की तिथि के बाद लगा हुआ ब्याज। दोस्तों हानि की जो श्रेणी है उसमें 3 उप श्रेणियां उन्होंने डिफाइन की हुई है। तो पहली श्रेणी क्या है? जिन प्रकरणों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल से अगर ज्यादा आपने इंटरेस्ट वसूल कर लिया है तो आपको इंटरेस्ट जो वसूल कर लिया वो तो ओके, प्रिंसिपल जितना बचा हुआ है वो आप मुझसे वसूल कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हानि की श्रेणी में दूसरी कैटेगरी। कुछ ऐसे खाते हो सकते हैं जिसमें जितना ऋण आपने वितरित किया हुआ है, मान लिया ऋण किया हुआ वितरित 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का ऋण वितरित किया हुआ है और ब्याज की वसूली जो हुई है उसमें मात्र हुई है 1,20,000। तो इस कंडीशन में जो मूलधन की राशि जो आपने दी थी उतने के बराबर ब्याज आप वसूलेंगे, यानी आप उससे 80,000 रुपए का ब्याज और वसूलेंगे और ये वसूलने के बाद आप जो मूलधन जितना बचा हुआ है वो वसूलेंगे। यानी मूलधन तो किसी भी कीमत पर, कोई भी एक मुश्त समझौता में मूलधन से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, मूलधन तो उसे देना ही देना है। ब्याज में उसे छूट मिल रही है, उसका ब्याज मूलधन के बराबर ब्याज हम वसूल कर लेंगे। अब ऊपर जो मैंने उदाहरण दिए हुए हैं उस पर चलते हैं। उससे पहले एक कंडीशन जो और है ऋणी की मृत्यु वाली। तो ऋणी की मृत्यु वाली माने मैंने जो है कंडीशन पहले ही आपको बता दी है, उसमें तो केवल आपको मूलधन ही लेना है। ऋणी की मृत्यु वाले केस में केवल आपको मूलधन ही लेना है और ब्याज की पूर्ण छूट प्रदान करनी है। तो अब हम इन जो क और ख प्रकरण हैं इन प्रकरणों को उदाहरण की तरह से की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस उदाहरण में बकाया राशि उसकी जो 4,50,000 है, जो लगा ब्याज है वो 60,000 है और लगने वाला ब्याज है 80,000। तो इस कंडीशन में उसको 1 रुपए का भी फायदा नहीं मिलेगा, उसको जो लगने वाला ब्याज है और लगा हुआ ब्याज दोनों देने होंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो है हम लोग जब हम इसकी गणना करते हैं तो हमने उसको लोन दिया था 6 लाख रुपए का। इस वाले केस में अगर हम देखते हैं तो लोन हमने दिया था 6 लाख का, हम उससे ब्याज केवल वसूल पाए हैं 60,000 रुपए और प्लस 80,000 रुपए। यानी जो हम लोग ब्याज और लगने वाला ब्याज और वसूलने वाला ब्याज इसकी राशि 6 लाख से कम है तो हमें यह ब्याज बिल्कुल भी माफी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर इसी केस में ऐसा होता कि मान लिया इसने जो ब्याज की राशि दे दी हमको 3 लाख रुपए का ब्याज दे दिया इसने और 4 लाख का अभी बकाया ब्याज है, तो कुल मिला के कितना ब्याज हो गया? 7 लाख। इस कंडीशन में आप उसको पूरा 1 लाख रुपए का ब्याज का फायदा दे देंगे, क्योंकि हानि में जो खाता है ये उम्मीद की जाती है वो खाता कम से कम 8-9 साल पुराना एनपीए खाता है, तो उसमें ब्याज की राशि अक्सर बहुत ज्यादा हो जाती है, 3 गुने के आसपास हो जाती है। तो ये उन खातों को विशेष छूट प्रदान करने के लिए जो जिसमें आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी की वैल्यू जो रियलाइजेबल वैल्यू है या प्राइमरी सिक्योरिटी है ही नहीं, तो उन खातों में ब्याज की राशि केवल मूलधन के बराबर भी अगर वसूल हो गई है तो उससे ऊपर की सारी राशि को हम लोग छूट प्रदान कर देंगे। चलिए इस उदाहरण के आधार पर समझते हैं अब कि इस उदाहरण के आधार पर हानि वाले खाते में क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए 6 लाख तो आपका मूलधन हो गया और ब्याज की राशि 1,40,000 रुपए जो कि लगने वाला तथा लगा हुआ ब्याज, यानी कुल उसकी देनदारी बनती है 7,40,000। और क्योंकि ये राशि इससे जो है कम है इसलिए पूरा वसूला जाएगा, तो 7,40,000 रुपए पूरे वसूले जाएंगे, जिसमें से 2,10,000 वो दे चुका है,
तो अब हम जो राशि वसूल करेंगे वो उससे वसूल करेंगे 5,30,000 रुपए की मात्र। अगर यही केस कुछ इस तरह का होता, मैं यहीं पे करके आपको बता देता हूं कि अगर यही केस कुछ इस तरह का होता, ये जो 1,40,000 है, इस 1,40,000 के स्थान पर अगर 7,80,000 रुपए होता केवल ब्याज, और ऐसा संभव है, तो उस कंडीशन में अगर हम इनको जोड़ते तो ये बन जाता हमारा 13,80,000। 13,80,000, 13,80,000 में से ये 2,10,000 आप माइनस कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि 6 लाख तो आपका मूलधन और प्लस 6 लाख तक ही ब्याज आप उससे वसूलेंगे, तो कुल हुआ कितना? 12 लाख, जिसमें से 12 लाख में से वो आपको दे चुका है 2,10,000, तो 2,10,000 वो दे चुका है, तो वहां पर आप इससे 9,90,000 की वसूली करेंगे और एक मुफ्त योजना का लाभ उसको दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे जो आसान कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं डाउटफुल कैटेगरी। तो डाउटफुल कैटेगरी में क्या सबसे आसान है उसे जानने की कोशिश करते हैं। डाउटफुल कैटेगरी में जो भी उसका मूलधन है प्लस जो भी उसका ब्याज लगा हुआ है या लगने वाला है, तो ब्याज लगा हुआ 60,000, लगने वाला 80,000, कुल मिला के आया 1,40,000। परंतु इसमें जो ब्याज लगने वाली जो गणना की जाएगी वो एनपीए की तिथि से की जाएगी, जबकि हानि वाले खाते में एनपीए की तिथि का जिक्र नहीं है। तो डाउटफुल वाले खातों में एनपीए की तिथि से लगने वाला ब्याज, तो यहां पर हम जो लगा ब्याज है वो मान रहे हैं 60,000 रुपए। ठीक है, अब इस 60,000 रुपए में पूरा ही ये मान ले रहे हैं कि वो एनपीए की तिथि का ब्याज है, मान लिया, तो वहां पर ये 1,40,000 का जो ब्याज है, 1,40,000 का ब्याज हमें उससे वसूलना था, उसमें हम उसको 30% की छूट दे देंगे। तो 1,40,000 में 30% की छूट दे देंगे, यानी 42,000 की छूट दे देंगे उसे। तो 1,40,000 में 42,000 की छूट दे देंगे, हम उससे 98,000 वसूलेंगे और 6 लाख रुपए मूलधन हो गया। उसके अनुसार देखा जाए तो 698 हमें उससे वसूलना है और 2,10,000 वो हमको दे चुका है, तो 4,88,000 हम उससे वसूल लेंगे। लेकिन अब कोई कंडीशन ऐसी आती है जिसमें एनपीए की तिथि के बाद का ब्याज कुछ और है, मान लिया। जैसे इसी कंडीशन में मानते हैं, अगर हम ये माने कि एनपीए की तिथि के बाद का लगने वाला ब्याज 60,000 में से केवल 20,000 है, मान लिया, जो एनपीए की तिथि के बाद लगा है, और 60,000 पहले का लगा हुआ है, तो आमतौर पर ऐसी कंडीशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एनपीए होते ही ब्याज लगना बंद हो जाता है। बट जो 3 महीने की किस्तें जो इंटरेस्ट होता है वो हो सकता है उसमें आ जाए, बट इसमें हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। एनपीए की तिथि डिक्लेयर करने के बाद की ही ब्याज की गणना का फायदा दिया जाना चाहिए। अब इसमें अगर बात करें, हम ऐसा मान लेते हैं कि एनपीए की तिथि के बाद का ब्याज मान लिया 20,000 है, तो यहां पर 20,000 तो एनपीए की तिथि का बाद का ब्याज हो गया और लगने वाला ब्याज हो गया 80,000। इस केस में हम देख पा रहे हैं कि इनका ब्याज लग रहा है 1 लाख, इनको जो छूट मिलेगी इसकी 30%, यानी 30,000 की छूट इनको मिल जाएगी। अब ये गणना तो यहां हो गई, और जैसे मैंने बताया कि एक्सेल सीट में भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। आप अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से फोन भी कर सकते हैं, मैं अपना फोन नंबर भी इसमें मेंशन करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत फोन नंबर है। बस आपसे एक अनुरोध है कि इस फोन नंबर पे 28 तारीख के बाद आप वार्ता कर सकते हैं, तब तक हमारा जो एक्सेल की सीट है वो भी तैयार हो जाएगी। अब आप देखिए कि हमारी सारी गणनाएं इसमें हो चुकी हैं, सारी गणनाएं हो चुकी हैं, बस उसमें ध्यान रखिएगा वसूल की जाने वाली राशि को योजना अवधि में 3 किस्तों में ली जा सकती है, अन्यथा वो योजना जो है वो निरस्त समझी जाएगी। और इसके लिए एक स्पेशल रजिस्टर बनाया जाएगा, पिछली बार भी आप लोगों ने सबने बनाया होगा, उसमें प्रॉपर गणना करके ही इसका वो किया जाएगा। और हाँ, इनमें इन समाधान योजना के बाद कोई भी खर्चे हैं जो ब्याज के अलावा वाले हैं, जैसे बीमा की किस्तें, आपके नोटिस जो भेजे गए उसके खर्चे, या कोई अन्य खर्चे जो है आपने अगर उनसे वसूलने हैं, तो वो अन्य खर्चों में कोई भी किसी तरह का सेटलमेंट या एकमुश्त समझौता नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तविक खर्चे होते हैं, बैंक का उसमें खर्चा होता है। तो अन्य खर्चों को और इनको वसूलना बिल्कुल अलग से रखा जाएगा। इसलिए ब्याज की गणना करते समय ब्याज की ही फिगर वहां से उठाई जाए तो बेहतर रहेगा। और किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेसी के केस के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा, क्योंकि वो और अन्य साथियों को उसका फायदा मिल सकता है।
चलिए दोस्तों, मैंने कोशिश करी थी कि आपको उदाहरण के साथ समझा पाऊँ मैं। अगर फिर भी कोई आपकी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी कर सकते हैं और इसी तरह के अन्य वीडियो भी मैं बनाता रहता हूँ। आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के माध्यम से 5 लाख लगभग जो बैंकर्स हैं वो विभिन्न बैंकिंग स्कीम्स, बैंकिंग अपडेट्स का फ़ायदा लेते हैं और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका फ़ायदा लें और हमारे इस चैनल पर JIB CIB की क्लासेस बिल्कुल फ्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कोऑपरेटिव बैंक में JIB CIB का प्रचलन बढ़े और हम लोगों का जो ज्ञान की गुणवत्ता है वो अच्छी रहे। तो उससे क्या होगा, हमारे जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें भी बैंक को जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस सर्कुलर को मैंने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बेहतरी से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के अन्य इंफॉर्मेटिव और नॉलेज भरे वीडियो में लाता रहूँगा।